नमस्कार। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती प्रसाद सोनेल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बीए थर्ड ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे। बीए थर्ड ईयर, और इसमें भी अपना जो टॉपिक है अवध का विलय। अवध का विलय। क्लियर बच्चों? ये बीए थर्ड ईयर के सिलेबस में ये टॉपिक है जिनमें क्षेत्रीय शक्तियों का उद्भव और उनका विलय के बारे में विस्तृत परिचर्चा की गई है, जिनमें आपको मैंने इससे पिछली वाली क्लासों में भी मैंने बताया था। इसमें बता रहा हूँ कि क्षेत्रीय शक्तियों में जैसे मैसूर, पंजाब, अवध, ये 3 शक्तियाँ आपके अध्ययन में विशेष रूप से आएगी। तो अवध का विलय भी एक टॉपिक है और इसका ये पार्ट फर्स्ट है। क्लियर बच्चों? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सामान्य सिद्धांत ये है कि कांच है, अगर टूटता है तो अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। उसी प्रकार क्या है, भारत में अगर एक केंद्रीय शक्ति है, ये पूरा भारत, और एक केंद्रीय शक्ति ने सब पर अधिकार जमाए रखा है, और इसका जब विघटन होता है तो क्षेत्रीय शक्तियों का उद्भव होता है। इन्हीं क्षेत्रीय शक्तियों का जो उद्भव हुआ था उनमें पंजाब, अवध, मैसूर, इनका भी क्षेत्रीय उद्भव हुआ था। और आज हमारा जो टॉपिक है दक्षिण भारत में और इस जगह अवध, इसका हम अध्ययन करेंगे कि अवध किस प्रकार अंग्रेजों के संरक्षण में आया और किस प्रकार वहां पर अंग्रेजों ने धीरे धीरे उनसे समझा करके पूरे की तरह डलहौजी ने इसको कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया। डलहौजी की हड़प नीति तक अवध में किस प्रकार की संधियां थोपी गई, उनसे किस प्रकार का लैंड रेवेन्यू लिया गया, किस प्रकार की परिस्थितियां बनी, उनका विलय किया गया, इन आदि बातों की जानकारी हम करेंगे। राजनीति का सामान्य सिद्धांत है, जब कोई केंद्रीय सत्ता में शिथिलता या पतनोन्मुख होती है तो वह क्षेत्रीय शक्तियों का अभ्युदय होता है। 1865 में दक्षिण भारत में विजयनगर के विघटन होने पर वाडियार वंश के मैसूर साम्राज्य की स्थापना हुई। उसी प्रकार औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में अनेक क्षेत्रीय शक्तियां केंद्र से नियंत्रण से मुक्त हो गई और 1722 में अवध के सूबेदार सादत खां ने अवध में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद सादत खां बरहान उल मुल्क ने अवध में अपनी जो सत्ता है वह स्थापित कर ली। अब इसकी बात करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। पृष्ठभूमि यानी किस प्रकार अवध की जो इतिहास में पृष्ठभूमि रही है उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम अवध की जानकारी लेंगे। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मीर मोहम्मद अमीन सादत खां बुरहान मुल्क था। नाम ही बहुत बड़ा है, मीर मोहम्मद अमीन सादत खां बुरहान मुल्क था। यह मुगल दरबार में ईरानी अमीरों के दल का नेता था जो वजीर निजामुल मुल्क का प्रतिस्पर्धा रखता था। सैयद बंधुओं के पतन में इसका भी महत्वपूर्ण हाथ था और बादशाह मोहम्मद शाह ने प्रसन्न होकर उसे सादत खां बहादुर की उपाधि तथा आगरे का फौजदार बनाया था। इसी समय भरतपुर, आगरा, मथुरा के जाटों के विद्रोह कर दिया। सादत खां ने इस विद्रोह को कुचलने में असफल रहा। अतः सितंबर 1722 ईस्वी में सवाई जयसिंह को आगरा की सूबेदारी दी गई। अपने निरादर से सादत खां को काफी धक्का लगा, यानी आगरा का सूबेदार बनाया किंतु वह सिखों पे, भरतपुर पे, आगरा पे, मथुरा के जाटों पर नियंत्रण नहीं स्थापित कर सका। अतः उसकी जगह सवाई जयसिंह को वहां का आगरा का सूबेदार बना दिया, फौजदार बना दिया, तो इसकी प्रतिष्ठा को धक्का लगा। परंतु बादशाह ने उसे अवध का सूबेदार नियुक्त करके उसे शांत करने का प्रयास किया। अतः बादशाह ने उसे अवध का सूबा दे दिया और उसे शांत रखने का प्रयास किया। वास्तव में इस समय से ही अवध के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का इतिहास प्रारंभ होता है, यानी सादत खां बरहान मुल्क से ही अवध में स्वतंत्र शासन सत्ता का इतिहास प्रारंभ होता है। 1724 में सादत खां ने अपनी पुत्री का विवाह अपने भतीजे सफदरजंग से कर दिया, यानी अपना भतीजा था, भाई का लड़का था, उससे उसकी पुत्री का निकाह कर दिया।
उसको अवध का नायब सूबेदार नियुक्त किया। सादत खान ने दिल्ली की राजनीति में सक्रिय भाग लिया। 1732 में मराठों को उत्तरी भारत में बढ़ने से रोकने का काम उसने अपने हाथ में लिया। इस संबंध में उसने कई प्रस्ताव रखे, परंतु अन्य अमीरों के विरोध के कारण उसके प्रस्तावों पर अमल नहीं किया जा सका। फिर भी 1737 में उसने आगरा के समीप मराठों की सेना को पराजित किया, परंतु उसने दरबार में यह सूचना भिजवा दी कि उसने पेशवा बाजीराव को चंबल के पास खदेड़ दिया। बाजीराव को क्रोध आ गया। वह दिल्ली पर चढ़ बैठा। उसने दरबार में सादत खां की स्थिति काफी गिर गई, यानी उसने झूठ मूठी कह दिया कि मराठों को मैंने चंबल के बाहर खदेड़ दिया, किंतु मराठा जो नेता थे बाजीराव, उनको यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने दिल्ली पर कूच कर लिया। इससे सादत खां बरहन उल मुल्क का जो प्रभाव था वो निम्न स्तर पर आ गया। इससे दरबार में सादत खां की स्थिति काफी गिर गई। नादिर शाह के आक्रमण, मुगल सम्राट के अपमान में भी उसका हाथ रहा, यानी नादिर शाह को भी इसने इनवाइट किया और मुगल सम्राट का अपमान भी करवा दिया, क्योंकि अपनी स्थिति गिर गई थी तो उसने इनको भी गिरा दिया। 1739 में उसकी मृत्यु हो गई। सादत खां की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, अवध का जो सूबे था उसका जो नायब वजीर बनाया अपने भतीजे दामाद सफदरजंग को। अब उसके बारे में पढ़ेंगे। सफदरजंग, सादत खां की मृत्यु के बाद सफदरजंग अवध का नया सूबेदार बना। 1748 में बादशाह ने उसे अपना वजीर नियुक्त किया तथा थोड़े ही दिनों बाद इलाहाबाद का सूबा भी उसे प्रदान कर दिया। इससे उत्साहित होकर उसने रोहेलों और बंगश पठानों के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया। ये लोग अवध के सीमावर्ती क्षेत्रों फरुखाबाद, रोहेलखंड में बसे थे और अवध के क्षेत्रों में प्राय लूटमार करते थे। सफदरजंग ने इन्हें कुचलने के लिए मराठों और सूरजमल जाटों का सहयोग लिया और पठानों का दमन किया। 22 अप्रैल 1752 को अब्दाली के विरुद्ध मराठों से समझौता किया, परंतु सम्राट ने इस समझौते को रद्द कर दिया। पंजाब अब्दाली को सौंप दिया। इस पर सम्राट और वजीर सफदरजंग में गृह युद्ध छिड़ गया। इसमें सम्राट विजय रहा। नवंबर 1753 में उसे वजीर पद से छोड़ना पड़ा और अपने सूबे में जाना पड़ा। उसकी मृत्यु के बाद शुजा उद्दौला नया सूबेदार बना, यानी सफदरजंग के बाद शुजा उद्दौला नया अवध का नवाब बना। शुजा उद्दौला ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ किया। उसका तोपखाना सबसे उत्कृष्ट माना जाता था और उसकी सेना में डाकू नागा साधुओं की टुकड़ी भी थी। 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में उसने मराठों के विरुद्ध अब्दाली का साथ दिया था, यानी अवध का नवाब अब्दाली के साथ था और मराठों के विरुद्ध था। 1765 ईस्वी में बंगाल के नवाब मीर कासिम की सहायता की, किंतु बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के हाथों बुरी तरह से परास्त हुआ। यानी सफदरजंग के बाद जो शासक बना शुजा उद्दौला, ये बक्सर के युद्ध में लड़ा था। मीर कासिम ये साथ में लड़े थे, किंतु यह भी परास्त हुआ। बाद में अंग्रेजों ने उसके साथ संधि की, जिसका विवरण पहले भी मैंने आपको बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि में बताया है। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि इनसे भी की गई। 1765 में इलाहाबाद की संधि के पश्चात शुजा उद्दौला तथा उसके उत्तराधिकारियों में से किसी भी के नवाब ने कभी भी अंग्रेजों के विरुद्ध कोई संघर्ष नहीं किया। यानी शुजा उद्दौला के बाद किसी भी नवाब में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष कर सके, और न ही किसी संघर्ष में भाग लिया जो अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया हो। फिर भी अंग्रेजों ने एक संधि के बाद अन्य संधियां करने के लिए अवध के नवाब को मजबूर किया। यानी एक संधि तो कर ली, उसके बाद और संधियां करने के लिए अवध के नवाब को मजबूर किया। प्रत्येक संधि के द्वारा अंग्रेजों के अधिकारों में वृद्धि होती गई और नवाब की शक्ति कमजोर होती गई। यानी एक से बढ़कर एक संधियां उन पर थोपी गई, जिससे नवाब की शक्ति क्षीण होती गई। 1768 की संधि। इलाहाबाद की संधि के बाद शुजा उद्दौला ने पुनः अवध के सैन्य संगठन की ओर ध्यान दिया। सेना को पश्चिमी ढंग से प्रशिक्षित किए जाने लगा और नए सैनिकों की भर्ती करके सैनिकों की संख्या को बढ़ाया। अंग्रेज इससे चिंतित हो उठे और उन्होंने नवाब को इलाहाबाद की संधि में कुछ परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया। 1768 में नई संधि से अवध की सेना की संख्या सीमित कर दी, यानी अवध अब कुटपटली मात्र था। इलाहाबाद की संधि हो गई, कोई बात नहीं। शुजा उद्दौला ने वापस उसको सही करने का प्रयास किया तो अंग्रेजों ने एक नई संधि उन पर थोप दी और कहा आप सैनिक संगठन नहीं करेंगे। इससे अवध की सैनिक शक्ति घट गई और उसका विस्तार अचानक रुक गया 1768 की संधि के बाद। फिर नेक्स्ट संधि की बनारस की संधि।
बनारस की संधि 1773 में, यानी एक के बाद एक अंग्रेज उन पर संधियां थोपते गए। शुजा-उद-दौला अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था और उसकी निगाहें रुहेलखंड पर टिकी थी। सितंबर 1773 को जब वारन हेस्टिंग बनारस आया तो शुजा-उद-दौला उससे मिलने गया और अंग्रेजों ने एक नई संधि कर ली। यानी अंग्रेजों ने तो बस उनका एक तरह से उनके हटाना ही था, उनका शोषण करना था, जिसकी शर्तें थी शाह आलम से कड़ा और इलाहाबाद के दोनों जिले वापस लेकर अवध को सौंपना और इसके बदले में शुजा-उद-दौला 50 लाख रुपए देगा। यानी जो इलाहाबाद की संधि थी उसमें क्या है कि अवध के जो दो सूबे थे जिनमें कड़ा और इलाहाबाद, वो दोनों मुगल बादशाह से लेकर इनको देने थे और बदले में शुजा-उद-दौला 50 लाख रुपए अंग्रेजों को देगा। दूसरा, रुहेलखंड विजय के लिए अंग्रेजों ने नवाब को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया। नवाब ने प्रत्येक ब्रिगेड के खर्च के लिए 2,10,000 रुपये प्रति माह देने का निश्चय किया। यानी रुहेलखंड आप जीतोगे पर सेना की प्रत्येक ब्रिगेड के लिए आप 2,10,000 रुपये देंगे। 21 लाख। 1768 की संधि द्वारा अवध की सैन्य शक्ति को सीमित कर दिया गया, अब उसे रद्द कर दिया गया। नवाब अब सैन्य शक्ति बढ़ा सकता है, यानी जो 1768 की संधि में सैन्य अंकुश लगाया था वह अब खारिज कर दिया। नवाब ने ब्रिटेन के बादशाह के वजीर के रूप में कार्य करना स्वीकार किया, यानी अब नवाब जो होगा वो ब्रिटेन के बादशाह का वजीर होगा, महाराज का वजीर होगा। अगला, नवाब ने ब्रिटेन के बादशाह के रूप में कार्य करना स्वीकार किया। ब्रिटिश बादशाह के नाम से सिक्के अवध में चलाने को राजी हो गए, यानी अब अंग्रेजों के सिक्के अवध में चलने लगे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि साम्राज्य विस्तार की लालसा में शुजा-उद-दौला कुछ भी करने को तैयार था और अंग्रेजों ने इसका पूरा लाभ उठाया। उन्हें केवल 2 वर्ष के लिए अवध से 1,31,00,000 रुपए वसूल किए। यानी साम्राज्य विस्तार करना शुजा-उद-दौला का, पर आर्थिक विस्तार हो रहा अंग्रेजों का। 1,31,00,000 रुपए उससे वसूल लिए। शुजा-उद-दौला के बाद नया नवाब बना आसफ-उद-दौला। 1775 में शुजा-उद-दौला की मृत्यु हो गई, तब उसका पुत्र आसफ-उद-दौला अवध का शासक बना। उसके समय में अवध की अवनति होने लगी, यानी अब अवध नीचे गिरने लगा। उसके शासन करने की योग्यता नहीं थी। उसका अधिकांश समय भोग विलास में ही गुजरता था, यानी आसफ-उद-दौला का अधिक समय भोग विलास में गुजरता था, वह किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता था। नेक्स्ट, फैजाबाद की संधि। (1775) 1775 में आसफ-उद-दौला को कंपनी के साथ एक नई संधि करने के लिए विवश होना पड़ा। संधि के अनुसार पहले की भांति कंपनी ने अवध की सुरक्षा का वचन तो नहीं दिया, किंतु इस बार सुरक्षा का मूल्य चुकाने को कहा गया। अवध के नवाब ने इसके लिए बनारस, गाजीपुर, चुनार के जिले कंपनी को हमेशा के लिए दे दिए। अब ब्रिटिश ब्रिगेड को अवध में रखने के लिए 50,000 रुपये प्रति माह देना भी स्वीकार किया। अतः संधि के बाद इस बात का संकेत है कि कंपनी सरकार अवध को कमजोर तथा दिवालिया बनाने में तुली हुई थी और अन्य जिलों को हड़पना चाहती थी। अब नेक्स्ट, नवाब की आर्थिक कठिनाइयाँ। अंग्रेजों के आर्थिक शोषण के कारण अवध राज्य की स्थिति बिगड़ती गई। धीरे धीरे उस पर कर्ज का बोझ बढ़ता गया। उधर कंपनी भी सरकार हर संभव उपाय से अवध से अधिक धन वसूल करना चाह रही थी। इसका परिणाम यह हुआ कि धनाभाव के कारण नवाब की सेना की संख्या घटती रही। कॉर्नवालिस ने थोड़ी उदारता दिखाते हुए भविष्य में ब्रिटिश सेना के खर्च के नाम पर अवध से 74 लाख की बजाय 50 लाख रुपए प्रतिवर्ष लेने का आदेश दिया। इससे नवाब को थोड़ी सी राहत मिली, यानी ज़्यादा राहत नहीं मिली, थोड़ी सी ही राहत मिली। अगला शहादत अली से नई संधि, यानी अब नया शासक आ गया और उससे नई संधि की। 1798 21 सितंबर 1797 को आसफ-उद-दौला की मृत्यु हो गई और 18 वर्षीय वजीर अली को नया नवाब बनाया। परंतु मृत नवाब के भाई शहादत अली ने गवर्नर से अपील की कि वजीर अली नीची जाति से हुआ था, अतः मृत नवाब ने उसे गोद ले रखा था, अतः अवध की गद्दी पर उसका अधिकार गैर कानूनी है। अंग्रेजों को तो अवध पर अपना नियंत्रण और कड़ा करने के लिए कोई भी बहाना चाहिए था। गवर्नर जनरल ने वजीर अली को अपदस्थ कर शहादत अली को अवध का नवाब बनाया और उसके साथ एक नई संधि की। उसके अनुसार अवध ने कंपनी को 76 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार कर लिया। जो पहले 50 लाख हुई,
76 लाख से 50 लाख हुई, अब वापस 76 लाख हो गई। इलाहाबाद का किला ब्रिटिश किले के मतलब ब्रिटिश संरक्षण में दे दिया गया, जो मुख्य किला था वही अब उनको दे दिया। वेलेस्ली की दबाव की नीति, मई 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर आया। उसने बाहरी मामलों को खतरा दिखाकर अवध के नवाब पर दबाव डालना शुरू कर दिया। उसने नवाब को अवध में ब्रिटिश सेना की संख्या दुगनी करने को कहा और अपनी सेना को विघटित करते हुए बढ़ते हुए खर्च को पूरा करने की हिदायत दी। लंबा विवाद चला। सादत अली नवाबी छोड़ने के लिए तैयार हो गया, परंतु वजीर वेलेस्ली ने अपनी बात पर डटा रहा और ब्रिटिश सेना की एक और टुकड़ी अवध में भेज दी। विवश सादत अली ने 1801 में कंपनी की सरकार के साथ नई संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार सैनिक खर्च के नाम पर अवध का लगभग आधे राज्य कंपनी के अधिकार हो गए, यानी अवध का जो आधा राज्य है वो कंपनी ने अपने अधिकार में ले लिया। गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर, फारुखाबाद, इटावा, बरेली, मुरादाबाद जिले पर कंपनी सरकार का अधिकार हो गया, यानी ये जो मुख्य जो जिले थे इन पर कंपनी का अधिकार हो गया। नेक्स्ट अगला, लॉर्ड डलहौजी और अवध का विलय। 1801 में अवध के नवाब ने प्रारंभ से ही कंपनी को संतुष्ट रखने का प्रयास किया। जब 1801 की संधि से अवध का बहुत बड़ा क्षेत्र कंपनी के अधिकार में कर लिया, तब भी इस प्रकार का प्रतिरोध नहीं किया गया, मतलब कोई प्रकार का प्रतिरोध अवध ने नहीं किया, आधा भले राज्य ले लिया। कंपनी को दी जाने वाली नियमित वार्षिक धनराशि के अलावा समय समय पर अवध से अतिरिक्त आर्थिक सहायता की मांग की जाती और अवध उन मांगों को पूरा करता रहा। फिर भी अवध के नवाब समय समय पर शासन व्यवस्था को सुधारने की चेतावनी दी जाती रही, जबकि संपूर्ण शासन कंपनी के अधिकारियों के सुझाव अनुसार ही चलता था, यानी कंपनी का शासन ही वहां पर चल रहा है। फिर भी कहते हैं नवाब को आप शासन सुधारो, शासन सुधारो। कौन सा शासन सुधारे? अंग्रेज तो बस यही है, वो बंदर वाली कहावत है, एक रोटी के दो टुकड़े किए, एक को जानबूझकर बड़ा किया, एक को छोटा किया। जिसमें ज़्यादा दिखा उसको खा गए, जिस इधर वाला नीचे हो गया तो उसको खा गए, इधर वाला ऊपर हो गया। ऐसे करके उन्होंने खाते रहे और लास्ट में पूरे पूरे बंदर मामा ने रोटी खा ली। उसी प्रकार अवध का जो शासन है वो धीरे धीरे अंग्रेजों ने हड़प लिया और उनको कहते रहे कि आप शासन संभालो, आप शासन संभालो। 1837 में मोहम्मद अली अवध का नवाब बना। उसके साथ कंपनी ने एक और संधि की, जिसके अनुसार नवाब को अपनी नवाब की जो छोटी सी भी सेना थी उसे भी भंग कर दिया, यानी सेना का पूरी तरह से सफाया कर दिया। कंपनी का ध्यान अफगानिस्तान, सिंध, पंजाब की तरफ लगा रहा। कुछ समय के लिए अवध बचा रहा। लॉर्ड डलहौजी के भारत आते ही अवध को हस्तगत करने का निश्चय कर लिया गया। वह एक घोर साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। पंजाब से सिखों तथा अंग्रेजों का शासन स्थापित हो चुका था। पंजाब के जो सिखों पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो चुका था, परंतु अवध का एक बड़ा राज्य कलकत्ता और लाहौर के बीच आवागमन में बाधा उपस्थित कर रहा था। इस कारण अवध को हड़प कर संपूर्ण उत्तर भारत पर सीधे अधिकार करने की योजना बनाई। अवध के राज्य से कंपनी की ओर से भविष्य में विशेष लाभ मिलने की संभावना नहीं थी। अवध पर अधिकार करने से कंपनी की आय बढ़ सकती थी, परंतु डलहौजी ने अपना योजना को पूरा करने के लिए दृढ़ आधार ढूंढने पड़े। इसके लिए कुशासन का आधार ही उपयुक्त समझा, परंतु इस आधार को तैयार करने के लिए 7 वर्ष का समय लगा। वाजिद अली शाह, अवध के जो नवाब थे अंतिम, वाजिद अली शाह। 1847 में वाजिद अली शाह को अवध का नवाब बना दिया गया। प्रारंभ से ही अंग्रेज पदाधिकारियों ने शासन की तरफ ध्यान देने की चेतावनी देना शुरू कर दिया, यानी उनको भी ये कहा कि आप प्रशासन की ओर ध्यान दो। और प्रशासन चला कौन रहा? अंग्रेज। परंतु नवाब ने अपने प्रशासनिक उत्तरदायित्व तो अधिकारियों पर छोड़ दिया, जो स्वयं आमोद प्रमोद और विलासिता में डूब गया। यानी उन्होंने तो अंग्रेजों पर छोड़ दिया और खुद आमोद प्रमोद में डूब गया। परंतु वाजिद अली शाह यह समझता रहा है कि जब तक वह कंपनी सरकार के प्रति निष्ठावान बना रहेगा, उसे किसी प्रकार का संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसे गवर्नर जनरल डलहौजी की योजना की भनक अंतिम समय तक भी नहीं मिल पाई, यानी वो तो खुद ही इस बात में था कि मैं अंग्रेजों का वफादार हूँ और अंग्रेज के होते हुए मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, और अंग्रेज उसके विरुद्ध चाले चलते रहे। अवध के संबंध में कोई कार्रवाई करने से पूर्व डलहौजी ने उसके विरुद्ध लिखित साक्ष्य तैयार एकत्र करने का निश्चय किया, ताकि वह अपने कार्य को औचित्य सिद्ध कर सके। इसके लिए अवध में नियुक्त अंग्रेज रेजिडेंटों की विस्तृत रिपोर्ट भेजने को कहा गया। अंग्रेज अधिकारियों ने भी ऐसी रिपोर्ट तैयार की जिससे गवर्नर जनरल प्रसन्न हो सके और वह कंपनी सरकार के उच्च अधिकारियों के सामने बतौर साक्ष्य उन रिपोर्टों को प्रस्तुत कर सके। कर्नल स्लीमन की रिपोर्ट, यानी अवध में जो रेजिडेंट थे उन्होंने ऐसी रिपोर्ट बनाई कि जिससे डलहौजी भी खुश हो गया और उसने आगे इस बात को पेश भी किया। 1848 में कर्नल स्लीमन ने
स्लीमन को अवध में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया। उसने अंग्रेजी रिपोर्ट में बहुत अधिक बड़ा चढ़ाकर अवध में कुशासन का विवरण दिया। स्लीमन की रिपोर्ट के अनुसार अवध में चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई थी, जिसे उसने अराजकता की संज्ञा दी। कुशासन का सारा दोष नवाब वाजिद अली शाह के सिर पर डाल दिया गया। स्लीमन के शब्दों में, यानी स्लीमन ने रिपोर्ट में क्या कहा अपने शब्दों में, वह कभी दरबार में उपस्थित नहीं होता था। यानी वाजिद अली शाह के लिए कहा कि वह कभी दरबार में उपस्थित नहीं होता था। उसने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया कि शासन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। यानी शासन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। फिर भी कर्नल स्लीमन अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने के पक्ष में नहीं था। उसका मानना था कि इस प्रकार की कार्रवाई से ब्रिटिश प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लग सकता है। स्लीमन की इस दलील से डलहौजी की अपनी योजना को थोड़ा समय के लिए स्थगित करना पड़ा, परंतु उसने चालाकी से काम लिया। डलहौजी ने चालाकी से काम लिया। न तो स्लीमन की रिपोर्ट पर किसी प्रकार की कार्रवाई की और न ही वाजिद अली शाह को कुशासन के बारे में चेतावनी दी गई। रिपोर्ट इसका यह अर्थ नहीं है कि डलहौजी ने अपनी योजना में किस प्रकार का परिवर्तन किया था। 1853 में एक पत्र लिखा था कि अवध का राजा अहंकारी होता जा रहा है, हो जाने से पूर्व निगल जाने में मुझे संतोष होगा। यानी उसने लिखा अवध का राजा अहंकारी होता जा रहा है और हो जाने से पूर्व उसे निगल जाने में संतोष मिलेगा। उसी वर्ष कंपनी के नियंत्रक मंडल अध्यक्ष चार्ल्स वुड को लिखे पत्र में इस प्रकार के विचार प्रकट किए। यानी उसने कहा कि अवध का जो शासक है वह अहंकारी होता जा रहा है और मैं नहीं चाहता ये अहंकारी पूरा हो जाए, इससे पहले मैं इसे हड़प लूँगा, इसी में मुझे संतोष मिलेगा। और ट्रम्प की रिपोर्ट, कर्नल स्लीमन की रिपोर्ट से डलहौजी काम नहीं बना, मतलब कर्नल स्लीमन की रिपोर्ट से डलहौजी का काम नहीं बना तो उसने रेजिडेंट चेंज कर दिया, परंतु निराश नहीं हुआ। 1854 में उसने अन्य अंग्रेज अधिकारी आउट्रम को अवध का नया रेजिडेंट नियुक्त किया। जनरल आउट्रम ने अपनी नियुक्ति के कुछ महीने बाद ही 1855 में अवध के शासन व्यवस्था के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी, जिसमें नवाब एवं उसके शासकीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए और अवध के कुशासन की अतिशयोक्ति के साथ प्रस्तुत किए। यानी डलहौजी का काम इसने कर दिया आउट्रम ने, और कहा कि अवध में बहुत ज़्यादा अराजकता है, और डलहौजी का काम बन गया। प्रस्तुत किए इस रिपोर्ट से डलहौजी का काम बन गया। इस रिपोर्ट के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर संचालक मंडल की रिपोर्ट भेज दी गई और उसे अवध में कार्रवाई करने की अनुमति मिल गई। यानी डलहौजी ने ये रिपोर्ट आगे भेज दी और डलहौजी को इस अवध के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अनुमति मिल गई। अब डलहौजी की चालें। डलहौजी अंत्यकरण से अवध को हड़पना चाहता था। यानी उसके मन में ये था कि मैं अवध को हड़प लूँ, किंतु वह ऐसा प्रकट करना नहीं चाहता था, किंतु सामने दिखाना भी नहीं चाहता था। यानी मन मन भावे मुंह ढिलावे। अब यह काम करना तो चाहता है, किंतु पता भी ना चले, ऐसा काम करना चाहे, सांप भी मर जाए लकड़ी भी ना टूटे। अतः सर्वप्रथम यह निर्णय लिया गया कि 1801 ईस्वी में संधि को भंग कर दिया गया। इस संधि में नवाब से उचित ढंग से शासन करने का आश्वासन दिया था, परंतु विगत 50 वर्षों में संधि की इस शर्त का पालन नहीं किया गया था। अतः संधि को भंग कर वाजिद अली शाह के साथ एक नई संधि करने का निश्चय किया। नई संधि के अनुसार अवध के नवाब से मांग की गई कि वह प्रशासन का सारा कार्य कंपनी को सौंप दे, उसे केवल औपचारिक अधिकार दिए गए। वास्तव में डलहौजी यह दिखाना चाहता था कि अवध की हड़पना नहीं चाहता है, केवल वहाँ का प्रशासन कार्य अंग्रेजों के अधीन लाना चाहता है, ताकि लोगों को स्वेच्छा प्रशासन मिल सके और कंपनी के दायित्व भी हो। यानी वह लोगों को ये दिखाना चाहता था कि कंपनी किसी भी नए साम्राज्य को अपने यहाँ नहीं मिलाना चाहती है, वह तो उसमें सिर्फ प्रशासन का सुधार करना चाहती है। वाजिद अली शाह को नई संधि पसंद नहीं आई, क्योंकि वह नाम मात्र का नवाब बनने को तैयार नहीं था। फिर भी उसने निष्क्रिय प्रतिरोध के अलावा कोई कदम नहीं उठाया। डलहौजी से मिलने कलकत्ता चला गया, शायद गवर्नर जनरल को दया आ जाए, परंतु डलहौजी ने घोषणा जारी करके अवध के राज्य को कंपनी में सम्मिलित कर लिया। डलहौजी का तर्क यह था कि सर्वोपरि सत्ता की हैसियत से कंपनी अवध में व्याप्त कुशासन को एक मूक दर्शक की भांति सहन नहीं कर सकती। इस प्रकार अवध का विलय कर लिया। यानी वो कह रही थी कि कंपनी मूक दर्शक नहीं बनी रह सकती, वहाँ पे जो अव्यवस्था फैल रही है, अराजकता फैल रही है, अतः कंपनी मूक दर्शक की भांति देख नहीं सकती, और डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अवध विलय का औचित्य। डलहौजी ने अवध को
ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करते हुए घोषणा की थी कि सर्वोपरि सत्ता की हैसियत से कंपनी अवध में व्याप्त कुशासन का एक मूर्खदर्शक की भांति सहन नहीं कर सकती। डलहौजी के इस कथन में कोई सत्यता नहीं है, क्योंकि अवध का विलय करने के बाद भी कंपनी ने अवध के प्रशासन में सुधार करने का कोई प्रयास नहीं किया। यानी विलय करने के बाद भी कंपनी ने उसमें कोई सुधार या प्रयास नहीं किया। सच तो यह है कि अवध का राज्य कलकत्ता और लाहौर के बीच आवागमन के मार्ग में स्थित था। अतः अवध को हड़प कर वह संपूर्ण भारत पर कंपनी का प्रत्यक्ष अधिकार स्थापित करना चाहता था। अवध साम्राज्य से कंपनी को विशेष आर्थिक लाभ प्राप्त होने की आशा थी। अवध के अधिग्रहण का कोई कारण विद्यमान नहीं था। यदि यह स्वीकार भी कर लिया जाए कि अवध की प्रजा नवाब की प्रशासन से असंतुष्ट थी, तो भी किसी विदेशी शक्ति को प्रशासन ग्रहण करने का नैतिक दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता। यानी ये बात कह रहे हैं कि अगर नवाब सही शासन नहीं कर रहा है तो भी कोई ब्रिटिश शक्ति यह उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं ले सकती, क्योंकि नवाब को ही उसमें सुधार करने थे। ये नैतिक आधार पर सही नहीं है। अवध की प्रजा नवाब के प्रशासन से असंतुष्ट होती तो वह 1857 के विप्लव में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में सक्रिय भाग नहीं लेती। यानी ये बात भी कही है कि अगर ऐसे ही कुशासन था तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, वाजिद अली शाह भी थे और उनके साथ वहाँ के लोगों ने दिया। अगर वाकई में कुशासन था तो वो 1857 की क्रांति के समय वह सपोर्ट नहीं करती जनता शासक का। यह सही है कि अवध में कुशासन था, लेकिन इसके लिए नवाब नहीं बल्कि स्वयं अंग्रेज उत्तरदायी थे, क्योंकि अवध के प्रशासन में सुधार इसलिए नहीं हो सका कि अवध के नवाब को अंग्रेजों का कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। अवध की तात्कालिक परिस्थितियों में जब वहाँ के वास्तविक शासक अंग्रेज ही बने रहे थे तथा आंतरिक प्रशासन में भी रेजिडेंट बनमाना हस्तक्षेप करता था, अवध के शासन उस समय तक कोई सुधार संभव नहीं था। यानी ये कह रहे हैं कि नवाब कहाँ सुधार करता है, क्योंकि रेजिडेंट तो बार बार उनके हर एक कार्य में हस्तक्षेप करता है, तो सुधार होने की कहीं कोई बात हो ही नहीं सकती जब तक कि अंग्रेज नवाब का साथ सहयोग न करे। वास्तव में अंग्रेज अवध के शासन में सुधार करने के इच्छुक ही नहीं थे। यानी अंग्रेज ही नहीं चाहते थे कि वहाँ पर कोई सुधार हो, वरन शासन की खराबी को अवध राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाना का आधार बनाना चाहते थे। अतः स्पष्ट है कि अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण कोई औचित्य नहीं था। यानी अंग्रेजों ने जिस प्रकार अवध का अधिग्रहण किया वो किसी प्रकार नैतिक दृष्टि से उचित नहीं था, फिर भी अंग्रेजों ने इसको मिलाया। इस प्रकार हमने देखा कि अवध का विलय किस प्रकार अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में किया। क्लियर। अब इस वापस एक बार उनको देख लेते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें थी। मैंने आपके सामने विस्तृत रूप से इसकी परिचर्चा कर दी। जैसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी थी आपने, बुरहान उल मुल्क सादत खान ने अवध में स्वतंत्र सूबे की स्थापना की। फिर उसका भतीजा और दामाद सफदरजंग था। उस सादत खान की मृत्यु के बाद वह अवध का नायब सूबेदार बना और बादशाह ने उसको अपना वजीर बनाया। और इसने शुजा-उद-दौला जब बक्सर का युद्ध लड़ा था तो वह बक्सर के युद्ध में वह भी परास्त हुआ था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम वो भी परास्त हुआ और उनसे संधि करनी पड़ी। शुजा-उद-दौला को इलाहाबाद की संधि की गई उससे। फिर 1768 में एक संधि की गई जिसके द्वारा उसको अपनी जो बढ़ती हुई सेना है उसको कम करने के लिए कहा और उसकी सेना को सीमित कर दिया गया। फिर अगली बनारस की संधि की गई शुजा-उद-दौला से, जिससे वह साम्राज्य विस्तार कर सके। अंग्रेज तो येन के प्रकार ऐसी चालें चल रहे थे जिससे कि ये नए जो अवध है उसका आर्थिक शोषण ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके, उसे लूट खसोटा जा सके। और उसने 50 लाख रुपए कड़ा और इलाहाबाद जिले के बदले में अंग्रेजों को दिए और 21 लाख रुपए प्रतिवर्ष उन्होंने कंपनी को सेना रखने के लिए दिए, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति निरंतर कमजोर होती गई। नेक्स्ट नादिर शाह के आक्रमण के समय भी यही हुआ। नेक्स्ट आसफ-उद-दौला नया शासक बना, किंतु उसे भी उसके समय से ही अवध की अवनति और हो गई। फिर फैजाबाद की संधि की गई और उसे 50,000 प्रतिवर्ष सेना के खर्च के रूप में देने पड़े। नवाब को धीरे धीरे बहुत आर्थिक उसका शोषण किया गया। उससे पहले 74 लाख रुपए वसूल किए, फिर 50 लाख वसूल किए, फिर आगे बढ़कर कंपनी ने 76 लाख रुपए वसूल किए। वेलेजली ने फिर दबाव डाला और उनसे और संधियाँ करवाई, किंतु जब डलहौजी शासन करने आया तो उन्होंने
सिर्फ अपनी साम्राज्यवादी नीति के फलस्वरूप अवध का विलय कर लिया, जिसमें लॉर्ड डलहौजी ने भारत में आते ही अवध को हस्तगत करने का निश्चय किया। वह एक गौर साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। कलकत्ता से पंजाब तक अंग्रेजों का शासन स्थापित हो चुका था, परंतु अवध राज्य कलकत्ता और लाहौर के बीच आवागमन में मार्ग में बाधा बन रहा था और बाधा उपस्थिति कर रहा था। इस कारण अवध को हड़प कर संपूर्ण उत्तर भारत में सीधे अधिकार में लाने की डलहौजी की योजना थी। अवध के राज्य से कंपनी को भी विशेष कोई आर्थिक लाभ मिलने की संभावना नहीं थी। अवध पर अधिकार करने से कंपनी की आय थोड़ी सी बढ़ जाती, परंतु डलहौजी की अपनी योजना पूरी करने के लिए कोई आधार ढूंढना पड़ा और वह आधार उसे कुशासन में लगा। वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाया और अवध का पूरा विलय कर लिया। इसके लिए कर्नल सलीमन की रिपोर्ट बनाई गई। रिपोर्ट में कुशासन का आरोप लगाया था, किंतु उस पर हड़पने की बात नहीं की गई। अतः कर्नल सलीमन की रिपोर्ट से भी बात नहीं बनी, तो आउटरम की रिपोर्ट का आधार बनाकर लॉर्ड डलहौजी ने कंपनी संचालकों के मध्य इस बात को बताया कि वहाँ का शासक बड़ा अहंकारी है, वह उसे जल्दी से जल्दी समाप्त कर दिया जाना चाहिए और वह इसी में संतोष की अनुभूति करता है। तो अतः अवध का जो विलय है वो वाजिद अली शाह के समय में ब्रिटिश शासन में कर दिया गया। इस प्रकार हमने देखा कि इस घटना से आगे जब 1857 की क्रांति हुई, अगर इतना ही कुशासन का था तो वहाँ की जो जनता थी, सेना थी, वह वाजिद अली का साथ नहीं देती। किंतु ये सारी की बातें गौण थी। डलहौजी को बस संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना एक छात्र शासन स्थापित करना था और वह उसने कर लिया। कुशासन का आरोप लगाकर उसको हड़प लिया। इस प्रकार इस लेसन में आज इतना ही। इसके बाद हम एक नया टॉपिक लेंगे और उसके बारे में विस्तृत जानकारियाँ परिचर्चा करेंगे। बच्चों ध्यान रखना, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी जरा ध्यान से देखना। जैसे अभ्यास के लिए प्रश्न में इसमें पूछ सकते हैं, अवध और ब्रिटिश कंपनी के पारस्परिक संबंधों को आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी अवध और जो अंग्रेजों के जो संबंध थे उनमें आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। आलोचना में आपको ये पूरा बताना पड़ेगा किस प्रकार जो शुजा उद्दौला है, आसिफ उद्दौला है, सफदरजंग है और नवाब वाजिद अली शाह है, सादत खां है, इन सभी ने किस प्रकार अंग्रेजों के साथ बातें करी और किस प्रकार अंग्रेजों ने इनका लाभ उठाया, इनके बारे में विस्तृत रूप से आपको लिखना है, जब जाके ये क्वेश्चन पूरा होगा। और दूसरा क्वेश्चन है, उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिसमें अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। यानी एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी कि जिसकी वजह से अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। उन परिस्थितियों का विस्तृत विश्लेषण भी आपको करना है, जिनमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि अवध का जो नवाब है वो किसी तरह से योग्य होते हुए भी उसे अयोग्य बना दिया गया और उसको कुशासन का आरोप लगाया। यानी कि एक रेजिडेंट जो उसके यहाँ पर रहता था, सहायक संधि प्रथा के द्वारा वो निरंतर साम्राज्य उसके राज्य में हस्तक्षेप करता रहा, जिससे एक उचित व्यवस्था नहीं बन सकी और अंत में उसका विलय किया गया। और अब थोड़ा सा लघुत्रात्मक प्रश्नों में भी देखिएगा, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध विलय का क्या औचित्य है बताइए। यानी अब आपको औचित्य सिद्ध करना है कि किस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का जो विलय हुआ है वो औचित्यपूर्ण था या नहीं था, इसके बारे में आपको लिखना है। मेरे हिसाब से तो औचित्यपूर्ण नहीं था, किंतु अंग्रेजों तो वही है कि एक नदी है, शेर यहाँ पानी पी रहा है, भेड़ यहाँ पानी पी रही है, किंतु शेर को तो भेड़ को खाना है। तो उसने क्या कहा कि आप पानी गंदा क्यों कर रहे हो? तो कह रहा है राजा, मैं तो आपके पानी पीने के बाद मैं पानी पी रही हूँ। किंतु शेर ने कहा बस आप पानी पीना, आप पानी गंदा कर रही हो, इसलिए शेर उसको मारकर खा गया। तो बात यही थी कि शेर को तो उसको खाना था, आरोप कुछ भी लगाए। तो इसी प्रकार क्या है कि अवध पर अंग्रेजों ने आरोप लगाए बस कि उसको किसी भी येन केन प्रकार उसको हड़पना है। तो हड़पने के लिए उसने बस उन पर कुशासन का आरोप लगाया और उसको हड़प लिया और वो बेचारा मेमने की बात ही कुछ न कर सका और अंत में अवध का पूरा विलय कर लिया गया। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि के बारे में पूछा जा सकता है, फैजाबाद की संधि के बारे में पूछा जा सकता है, आउटरम की रिपोर्ट के बारे में पूछा जा सकता है, कर्नल सलीमन की रिपोर्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है, या क्वेश्चन ये आ सकता है कि डलहौजी ने किस प्रकार अवध का विलय किया, उसके आधार क्या क्या हैं, उनको आप बताइए।
और क्वेश्चन एक ये भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार आपको इन क्वेश्चन के जो विभिन्न ये जो चैप्टर्स हैं इनको पूरा करना है, जिससे क्या है कि ये अवध का जो विलय है आपके सामने पूरा का पूरा हो सके। दूसरी बात, ध्यान रखिए बच्चों, कोरोना चल रहा है, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज करें। इस क्लास में इतना ही। जय हिंद।